ये जो टॉपिक है तुम्हारा सैम्पलिंग एंड डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट, तो अभी सैम्पलिंग आज थोड़ा कर लेते हैं। डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट में क्या क्या है, तो सैम्पलिंग में एक्चुअली क्या है कि सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग एंड क्लस्टर सैम्पलिंग, ये तीन हो गया। बाकी आगे जो डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट पार्ट है, वन वे एनोवा है ना, टू वे एनोवा, और क्या बोल रहा है CRD, RBD एंड LSD एंड टू स्क्वायर एंड टू क्यूब फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, ये पार्ट मैं अभी नेक्स्ट क्लास में करूंगा, क्योंकि मुझे थोड़ा सा इसका भी एक बार दोबारा देखना पड़ेगा, क्योंकि पढ़ा तो हूँ मैं, लेकिन एक बार नोट्स बनाना पड़ेगा ताकि मैं ठीक से बता सकूँ, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो अभी तो क्या करते हैं, एक बार ये सैम्पलिंग जो तीन है इसको डिस्कस कर लेते हैं। ये तो बहुत ईजी है, डेफिनेशन बेस्ड है, और उस पर एक क्वेश्चन भी पिछले साल आया था, है ना, वो सैम्पलिंग पे। और बाकी तीन क्वेश्चन जो है इस पर डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट पे है। फिर हमारा पार्ट क्या बचता है, कुछ टॉपिक में है बाकी बताना, जैसे मैं लास्ट क्लास में भी कहा था कि एक तो बच्चों ने कहा था कि सर वो बाइवेरिएट नॉर्मल बता देना, और दूसरा सिंपल लीनियर रिग्रेशन भी इसमें है जो अभी रह गया है, और इधर थोड़ा ये पार्ट रह गया, सिक्स्थ वाला पार्ट है ना, ये रहता है सिक्स्थ पार्ट, स्टैटिस्टिक्स पोर्शन में ये सब, फिर मैथ्स पोर्शन है पहले 5 टॉपिक। तो इसमें कुछ हम देख सकते हैं कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर ऑफ डिस्पर्सन, स्क्यूनेस, कर्टोसिस, एलिमेंट्री एनालिसिस ऑफ डाटा, ये तो हटा दो। फिर एक्जोमेट्रिक डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, प्रॉपर्टीज, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो अभी मैं यही करता हूँ, पहले थोड़ा ये सैम्पलिंग देख लेते हैं, फिर एक बार, हालांकि ये तो तुम्हें आता ही होगा, जो 6 टॉपिक है ये तो बहुत बेसिक सा है, सो आता ही होगा, फिर भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं, और फिर जैसे बचेगा कोशिश करते हैं 15 से पहले खत्म हो जाए सब, और उसके बाद फिर देखते हैं। तो चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं सैम्पलिंग में। यहाँ तुम्हें 3 तरह की सैम्पलिंग के बारे में जानना है, ठीक है ना। सैम्पलिंग में क्या है, कोई तुम्हें मान लो एक पॉपुलेशन है जिसके बारे में कुछ कंक्लूजन देना है, उसके लिए तुम क्या करते हो, कुछ सैंपल कलेक्ट करते हो, और उस सैंपल के अकॉर्डिंग तुम उस पॉपुलेशन के बारे में कुछ डिसीजन लेते हो, यही है ना। क्वेश्चन ये है कि वो सैंपल कलेक्ट कैसे करना है, तो अलग अलग तरीके हैं ना उसके। जैसे तुम्हारे पास जो सिलेबस में है क्या क्या है, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, और दूसरा है क्या, दूसरा बताओ कोई। स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, ठीक है। जब सैंपल कलेक्ट करोगे, ये सब एक्चुअली प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, जब जॉब मान लो ISS ये सब है, जो लोग जॉब करते हैं, तो उस सब में इसका एप्लीकेशन है। लाइक तुम डेटा कलेक्ट कर रहे हो, जो है ना, इंडिया में इतने सारे सर्वे होते रहते हैं, या इतने सारे जो डेटा एनालिसिस चल रहा है, या एक कंट्री में क्या कैसे सिचुएशंस है उसका एक एनालिसिस होता रहता है, तो उसमें ये सब भी बहुत ज़रूरत पड़ती है। और तीसरा तुम्हारे पास जो है, तीसरा क्या था याद है, एक तो आधे से कम बच्चे ज्वाइन करते हैं, ऊपर से आधे से बहुत कम है, सबको रिकॉर्डिंग देखना है। थर्ड क्या था, कौन सी सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग है। ओके, ये 3 तरह के सैम्पलिंग आपको देखना है यहाँ पे। अब जैसे सिंपली आपसे पूछा जाए कि क्या डेफिनेशन है, अगर तो सैम्पलिंग का मतलब क्या हुआ, अगर सैम्पलिंग को तुम लोग डिफाइन करना चाहो तो क्या डिफाइन करोगे। तो मैं खिड़की बंद करता हूँ, इसमें इतने कीड़े मकोड़े आ गए। So what is meaning of sampling? अगर सैम्पलिंग को डिफाइन करना चाहे तो क्या होगा, व्हाट इज सैम्पलिंग, अगर अपने वर्ड में डिफाइन करना चाहो तो। सर लार्ज डाटा को स्टडी करने के लिए छोटे-छोटे सैंपल को इकट्ठा करते हैं, उसी में सैम्पलिंग करते हैं। यस, सो यू कैन सिंपली राइट द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग सैंपल। मैं अपने लैंग्वेज लिख रहा हूँ, बुक में हो सकता है कोई स्टैंडर्ड लैंग्वेज लिखा हो। द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग सैंपल फ्रॉम a large population
अब इन डिसाइडिंग समथिंग है ना, या कुछ डिसीजन के लिए सिंपली मैं बोलता हूँ इज कॉल्ड सैम्पलिंग, सिंपल रैंडम सैंपल एक्चुअली है ना. सो अब हमें डिफाइन करना है कि व्हाट इज दिस सिंपल रैंडम सैम्पलिंग है ना. हमें डिफाइन करना है व्हाट इज द सिंपल रैंडम सैम्पलिंग. सो ये सब सिंपल एक तुम्हें समझना है इसकी मीनिंग क्या है, बस यही है, बहुत ज्यादा वो ट्रिकी नहीं है. सो बताओ क्या होता है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, हाउ डू डिफाइन. पॉपुलेशन में से कोई भी सैंपल रैंडमली उठा लिया जाता है सर, उसके बेसिस पे हम पॉपुलेशन के मतलब डिफाइन करते हैं. हाँ, सो लाइक ईच जो भी पॉपुलेशन में से रैंडमली उठा लिया विद इक्वल प्रोबेबिलिटी यू से, और इक्वली लाइकली तरीके से, मतलब देयर इज नो बायस इन दैट. हाँ ठीक है. सो अगर लैंग्वेज तुम अगर बुक से अगर देखो डेफिनेशन कैसे लिखते हैं ये लोग, तुमने सही बताया. सो सिंपल अगर बुक में देखो तो इनका इस तरह से कुछ लिखते हैं डेफिनेशन कि ईच पॉसिबल सैंपल ऑफ साइज n. सो each possible sample of size n, ठीक है. each possible sample of size n has, ठीक है. so each possible sample of size n has equal chances of being selected, from the population. ठीक है. तो इसमें क्या होता है कि सिंपल तुम क्या करते हो, तो उसको बोलते हैं एक्चुअली सिंपल रैंडम सैंपल है ना, उसको बोलेंगे सिंपल रैंडम सैंपल. एंड ये जो प्रोसेस है ये है सिंपल रैंडम सैंपलिंग. अब इसमें दो तरह के केस हो सकता है ना. अब विथ रिप्लेसमेंट या विदाउट रिप्लेसमेंट का केस आता है. सो हम क्या डिफरेंस तो पता होगा आप लोगों को. अगर मान लो मैं पॉपुलेशन है, जैसे इंडिया का ही पॉपुलेशन है टोटल है ना, इसकी पॉपुलेशन मान लो 150 करोड़ पॉपुलेशन है अराउंड. सो तुम डिफरेंट सैंपल उठा रहे हो, मान लो चलो साइज 1000 का. सो विथ रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब क्लियर है कि नहीं भैया बताओ. नॉर्मली हम लोग ये तो फ्रिक्वेंटली वर्ड यूज करते हैं है ना. जैसे विदाउट मतलब एक सैंपल तुमने उठाए तो उसको बाहर कर दिया पॉपुलेशन से, अब दूसरा सैंपल लोगे. सो वो जो पहला सैंपल बाहर हो चुका, बाकी में से लोगे. विद रिप्लेसमेंट सिंपल मतलब है तुमने एक सैंपल उठाए, फिर वो उसी में मिक्स्ड है, फिर अगेन दूसरा सैंपल ले रहे हो सकता है कुछ एलिमेंट कॉमन हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो लाइक इस तरह से विद और विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब तो क्लियर ही है. तो सो इट मे बी so sample may be collected with or without replacement. तो ये लिखा रहता है कहीं प्रोसेस है उस तरह से. सो विदाउट रिप्लेसमेंट ऐसे कुछ रूल्स है क्या, तुम्हें कुछ आइडिया है कब विथ रिप्लेसमेंट लेना चाहिए, कब विदाउट रिप्लेसमेंट सैंपल लेना चाहिए, कुछ आइडिया है. अगर सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं तो कब हमें विथ रिप्लेसमेंट और कब विदाउट रिप्लेसमेंट लेना चाहिए, कुछ ऐसा रूल है कि नहीं. सर मे बी सैंपल साइज उसमें पॉपुलेशन साइज पे डिपेंड करता है सर. यस यस हाँ. तो यही होता है एक्चुअली. क्या है, मान लो जैसे जनरली जो हमें कुछ बुक्स में पढ़ा तो उनका ये कहना है कि लाइक जैसे मान लो तुम्हारा पॉपुलेशन साइज 100 है और सैंपल तुम अगर 5 से ज्यादा ले रहे हो तो इन दैट केस यू शुड प्रेफर विथ रिप्लेसमेंट. ठीक है, मतलब 5% ये समझ लो. अगर तुम्हारा सैंपल की साइज, ईच सैंपल की साइज जो है 5% ऑफ द पॉपुलेशन से ज्यादा है, मतलब जो सैंपल साइज है अगर वो मोर देन है 5% ऑफ पॉपुलेशन साइज, देन यू शुड प्रेफर विथ रिप्लेसमेंट. अदरवाइज यू शुड प्रेफर विदाउट रिप्लेसमेंट, इस तरह से. सो सिंपल रैंडम सैंपल को तुम एसआरएस भी लिखते हो ना, ये सिंपल रैंडम सैंपल को. सो जनरली क्या होता है, ये यूजुअली
if sample size is more than 5%, 5% of population size, so we prefer simple random sampling with replacement. ठीक है ना, so with replacement. And if या otherwise लिखता हूँ simply, so otherwise we prefer, हालांकि लिखा रहेगा क्वेश्चन में, ऐसा होगा, देख क्वेश्चन आया भी है पिछले साल ना, जिसमें लिखा हुआ आई थिंक विथ विदाउट है ना, सो वी प्रेफर विदाउट सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट. ठीक है, विदाउट रिप्लेसमेंट. ओके, सो ये तो सिंपल मीनिंग हो गया. तो मीनिंग ये समझना हमें कि ये क्या मीनिंग है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग का. सो कोई भी इन सैंपल साइज स्मॉल n का, सो यू कैन सेलेक्ट विथ इक्वल प्रोबेबिलिटीज और देयर आर इक्वल चांसेस ऑफ सेलेक्टिंग. अब नेक्स्ट जैसे आता है वर्ड कि स्ट्रेटिफाइड जो था दूसरा, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग है ना. सो ये क्या होता है, कोई बताओ, व्हाट इज स्ट्रेटिफाइड रैंडम सर सैम्पलिंग? इसमें पॉपुलेशन के सैंपल्स के छोटे छोटे ग्रुप बना दिए जाते हैं सर, जिनको स्ट्रेटा कहते हैं. हाँ. उनके बेसिस पे डिसाइड करते हैं सर हम. तो वो ग्रुप, ये वॉइस भी हो सकती है. तो ग्रुप क्या होते हैं, होमोजेनियस है हेटेरोजेनियस? चलो ये दोनों हो सकते हैं मे बी शायद. नहीं, यहाँ पे होमोजेनियस होगा, अगले में हेटेरोजेनियस होगा. सो इसमें होमोजेनियस ग्रुप में एक्चुअली डिवाइड किए होते हैं, मतलब यू समझ लो एक पॉपुलेशन कॉमन पॉपुलेशन साइज का है, ठीक है ना. यहाँ पे पॉपुलेशन हेटेरोजेनियस होगा, दूसरा होमोजेनियस स्ट्रेटा बनाएंगे. नहीं समझे नहीं आप, एक बार आवाज अभी क्लियर नहीं आई. सर मैं बोला यहाँ पे पॉपुलेशन अगर हेटेरोजेनियस होगा तो हम उसके स्ट्रेटा बनाएंगे डिफरेंट, जो आपस में होमोजेनियस होंगे. हाँ ओके ओके, यस यस, हाँ. सो हाँ ठीक है, तुमने सही कहा, वही बात. सो इस तरीके से है. तो अगर डेफिनेशन तुम देखो तो सिंपल में मीनिंग समझनी, हालांकि आप भी बुक में ही पढ़ सकते हो कहीं भी, सिंपल इसका मीनिंग समझना. इसमें कोई बहुत ज़्यादा वो फॉर्मूला वॉर्मूला इस तरह कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा है नहीं, जो आपके सिलेबस बहुत ज़्यादा है नहीं. तुम देखोगे डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन आए हैं और यही पूछे जाएंगे. तो इसका डेफिनेशन हालांकि मैं लिख देता हूँ, अगर बुक में तुम देखो तो बुक में कैसे रहता है ये तुम पढ़ भी सकते हो वहाँ पे. सो ये डिफाइन किया जाता है कि वी सो यहाँ पे क्या होता है कि टू कलेक्ट है ना, स्ट्रेटिफाई रैंडम सैंपल कलेक्ट करना है, ये प्रोसेस सैम्पलिंग है. सो यहाँ पे होगा कि वी सेपरेट द पॉपुलेशन इनटू नॉन ओवरलैपिंग होमोजेनियस ग्रुप्स. और इसको क्या बोलते हैं ग्रुप्स को, जो आप लोग बता रहे थे, स्ट्रेटा. सो अब क्या करते हो, तो हम लोग पहले पॉपुलेशन को क्या किया, सेपरेट किया, नॉन ओवरलैपिंग, ये समझा लैंग्वेज, नॉन ओवरलैपिंग होमोजेनियस ग्रुप कॉल्ड स्ट्रेटा. एंड नाउ टेक अ And now what do you do? Now take a simple random sample. Okay, take a simple random sample from each strata, है ना, from each strata, and then combine them
then combine the simple random samples, then combine the simple random samples to form a stratified random sample. ठीक है ना? एंड दिस प्रोसेस इज स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग. तो इसमें सिंपल है, तुम्हारे पॉपुलेशन जो है उसको तुमने नॉन होमोजीनियस ग्रुप में, सॉरी नॉन ओवरलैपिंग होमोजीनियस ग्रुप में तुमने डिवाइड किया, जिसको स्ट्रेटा बोला तुमने, एंड बोलते हैं मतलब. और फिर क्या करते हैं, उस ईच स्ट्रेटा में से आपने सिंपल रैंडम सैंपल कलेक्ट किया, और उसके बाद देन यू कंबाइंड इट एंड देन यू हैव नाउ स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपल. अब ये जो स्ट्रैटा होगा नॉन ओवरलैपिंग है ना, सो इसका जो साइज होगा कहीं ना कहीं प्रोपोर्शनल होगा उस जो तुम कह रहे थे किसके, पॉपुलेशन के, या नहीं सैंपल साइज जो होगा है ना. सो इफ यू सेलेक्ट द सैंपल साइज सो दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ द स्ट्रैटा, क्योंकि स्ट्रैटा का साइज डिफरेंट भी तो हो सकता है ना, होमोजीनियस है ना. ओके, डेफिनेशन से क्लियर है ना कहना क्या चाह रहा है. एंड सिमिलरली जो नेक्स्ट टेक्निक है उसका है, नेक्स्ट टेक्निक का नाम क्या है, क्लस्टर सैंपलिंग ना. सो क्लस्टर सैंपलिंग, ये क्लस्टर. सो इसमें क्या होता है, कोई बताओ. कोई बताओ इसमें क्लस्टर सैंपलिंग में क्या होता है. सर इसमें पॉपुलेशन को छोटे छोटे क्लस्टर्स में मतलब पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, उसके बाद क्लस्टर्स में सिंपल रैंडम सैंपलिंग लगाते हैं. तो क्लस्टर और स्ट्रैटा में क्या डिफरेंस है, आपका आंसर सही है, लेकिन क्लस्टर और स्ट्रैटा में क्या डिफरेंस है. सर वो होमोजेनियस हेटेरोजेनियस वाला. हाँ यस यस. सो हाँ, स्ट्रैटा जो है होमोजीनियस, एक्चुअली नॉन ओवरलैपिंग होमोजीनियस था, और ये नॉन ओवरलैपिंग हेटेरोजीनियस होगा. ठीक है, मतलब डिफरेंट टाइप के इसमें वो हो सकते हैं एक ग्रुप में. सो इसका अगर तुम डेफिनेशन लिखोगे तो क्या होता है कि लाइक ऐसा होगा कि इफ पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ, क्योंकि मैं जो लिख रहा हूँ बुक का ही लैंग्वेज, क्योंकि ये सब टॉपिक मैंने दिए नहीं, मैं फिर से बोल रहा हूँ, जो भी चीजें मैं पढ़ा रहा हूँ ये मैंने भी कहीं से सीखा है, उसी को डिलीवर कर रहा हूँ. आप भी सीख सकते हो, बुक से देख सकते हो. सो मैं बुक का ही लैंग्वेज को प्रेफर कर रहा हूँ यहाँ पे. सो इफ जो पॉपुलेशन है बोल रहा है कि नेचुरली कंसिस्ट ऑफ, so if the population naturally consists of non-overlapping, so non-overlapping groups, non-overlapping heterogeneous group, so called clusters. ठीक है ना. ग्रुप्स लिख दो ना, ग्रुप्स कॉल्ड क्लस्टर्स. एंड देन क्या करते हो तुम, देन वी ड्रॉ सैंपल, simple random sample from
ईच क्लस्टर। तो इस तरह क्वेश्चन अगर होगा मतलब इसी से रिलेटेड पूछ लेगा एग्जाम में, डेफिनेशन बेस्ड ही। हालांकि पूछा हुआ भी है कुछ क्वेश्चन जो है वो थोड़ा उस पर मैं क्वेश्चन पे आता हूँ जो पूछा है। सो फ्रॉम ईच क्लस्टर, ठीक है ना, एंड देन वी गेट, इसी के लैंग्वेज लिख देता हूँ, एंड देन कंबाइन द, and then combine the simple random samples obtained to form cluster sample. Again this process is sampling, sampling एक process है ना, so the sample you get is the cluster sample. तो क्या डेफिनेशन, अगर तुम एक क्वेश्चन देखोगे जो पूछा गया था तो वो तुम क्वेश्चन देखो किस पे है। क्वेश्चन जो है आई थिंक सीयूईटी में क्वेश्चन नंबर था 90 कितना 98 है आई थिंक, चेक करो जो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग पे है 98 क्वेश्चन सीयूईटी 2022 का। क्या है, कोई पढ़ो क्वेश्चन याद है? यस सर। क्या है? Consider a sample of size n drawn from a population of size n under simple random sampling without replacement. Then the probability that a specified unit is not included in the sample is. ठीक है, सो सैंपल साइज स्मॉल n है, पॉपुलेशन साइज कैपिटल है ना, यू आर ड्राइंग अ सैंपल ऑफ साइज स्मॉल n फ्रॉम अ पॉपुलेशन ऑफ साइज कैपिटल N, ठीक, विदाउट रिप्लेसमेंट। तो क्वेश्चन क्या पूछा था विदाउट रिप्लेसमेंट? तो Then the probability that a specified unit is not included in the sample. specified unit is not included. चलो आप में से कोई बताओ पहले, आप लोग कैसे सोचते हो? सो कोई एक पर्टिकुलर यूनिट है उस पॉपुलेशन का जो उस सैंपल में नहीं आएगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी? capital N minus 1 to small n divided by capital N to small n. करेक्ट, सिंपल है। सो लाइक यू हैव पॉपुलेशन साइज n, ठीक है ना, पॉपुलेशन की साइज n है एंड यू वांट टू ड्रॉ अ सैंपल ऑफ साइज स्मॉल n, ठीक है। सो तुम्हारे पास पॉपुलेशन साइज n है, स्मॉल n ड्रॉ करना है। सो टोटल नंबर ऑफ वेज कैपिटल N चूज स्मॉल n। और अब उसने कहा है कि पर्टिकुलर यूनिट को बाहर कर दो, है ना, बाहर कर दो, इसका मतलब क्या हुआ कि नाउ यू हैव, इफ यू एक्सक्लूड, so when you exclude one particular unit, so now you have n minus 1 only, and out of n minus 1 you have to choose sample of size n, क्योंकि वो particular unit नहीं आने चाहिए उसमें। तो ये तो सैंपल स्पेस था, कैपिटल n में से स्मॉल n चूज करना है तुम्हें। अब उसने कहा एक पर्टिकुलर यूनिट को आउट कर दो, तुम्हारे पास जो n minus 1 बचे उसी में से एक पॉपुलेशन साइज ऑफ n minus 1 है, जो ये इवेंट है, फेवरेबल इवेंट ये हुआ कि इस n minus 1 में आपको एक सैंपल चूज करना है साइज n का। सो कैपिटल N minus 1 चूज n, सिंप्लीफाई करके देखो क्या आता है। ठीक है, सो डिवाइड करोगे इससे कट जाएगा, सो ये ऊपर आ गया, सो n minus 1 फैक्टोरियल n minus n फैक्टोरियल अपॉन में यहां बचेगा n फैक्टोरियल और n minus n minus 1 फैक्टोरियल। सो नाउ यू कैन सिंपली डिसाइड क्या आंसर आएगा। बोलो भाई, कितना टाइम लगेगा?
कैंसिल स्मॉल कैंसिल। माइनस स्मॉल एन बाई कैपिटल एन। सो न्यूमरेटर में आपके पास जस्ट रहेगा कैपिटल एन माइनस स्मॉल एन, एंड क्योंकि इससे ये कटेगा तो यहाँ कैपिटल एन बचा, और इससे ये कटेगा तो कैपिटल एन माइनस स्मॉल एन बचा। सो दिस अपॉन कैपिटल एन, यही तो आंसर है, देखो ऑप्शन होगा। सो ठीक है ना, और यू कैन राइट क्या 1 माइनस, सो यू कैन राइट इट 1 माइनस स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन, यही ना, ये हो जाएगा। तो किसी को डाउट है इसमें? सो एक क्वेश्चन ये था इस पे, और बाकी जो है डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट पे है। सो वो नेक्स्ट क्लास में कल करेंगे, डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट वाला जो भी है, एनोवा एंड 2 स्क्वायर एंड 2 क्यूब, उसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सो अभी क्या करते हैं, क्योंकि उसके लिए मुझे एक बार नोट्स बनाना पड़ेगा, मैंने बनाए नहीं है, सो अभी लिखूंगा, फिर टाइम जाएगा, ताकि प्रिसाइजली कंप्लीट कर लें जल्दी, क्योंकि फिर टाइम जाएगा, पूरा डिटेल में बताएंगे। तो इसको नेक्स्ट करते हैं अभी। तो हमने बस डेफिनेशन देखा है, एक क्वेश्चन देखा जो इस पे आए हैं, बाकी आप बुक्स में डिटेल में आप पढ़ सकते हो, अगर कुछ है तो डिस्कस कर सकते हैं हम लोग। अभी क्या करते हैं, इसमें बड़ा ये टॉपिक रह गया, इसको कल डिस्कस करते हैं आगे। 1 वे एनोवा, 2 वे एनोवा है ना, CRT RVD LSD 2 स्क्वायर एंड 2 की फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट। अब बचा यहाँ पे क्या हमारे पास, सो अगर तुम बाईवेरिएट नॉर्मल डिस्कस करना चाहो, या वो ना करे अभी, क्या करे, इसका डिस्कस कर ले, ये तो तुम्हें पता ही है ना, ये तुम्हें क्या डिस्कस करना है इसमें। चलो ये वाला पार्ट मैं एक बार करा देता हूँ, बेसिक प्रोबेबिलिटी वाला पार्ट हो जाएगा। सो कुछ है नहीं ऐसे, तो मैं आपसे पूछ के करा देता हूँ ताकि कंप्लीट हो जाएगा ना। बाकी जो बचा एक एक करके एंड में तुम डिसाइड करना क्या क्या रह गया है ना, फिर हम वो कर लेंगे। सो सिंपली तुम लोग अगर पूछूं मैं, नेक्स्ट जो है, सो अभी हम वहां पे आ रहे हैं, ये जो 6 यूनिट था, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, क्या है ये, सो अभी थोड़े प्रोबेबिलिटी सेक्शन में आ रहे हैं, क्योंकि कंप्लीट तो करना ही है। सो सिंपली आप लोगों से पूछो, व्हाट इज एक्सियोमेटिक डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। क्योंकि आप लोग जैम की तैयारी आप में से कुछ लोगों ने किया होगा, और जो नहीं भी किए तो बीएससी में पढ़ाई होगा, किए ही होंगे ऑब्वियसली। सो मुझे बताओ क्या डेफिनेशन है इसका, एक्सियोमेटिक डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी का। एनीवन ट्राई करो, देखो इंटरेक्ट करो, सब पता चलेगा तुम्हें कितना आता है। कोई भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन 0 होगी। ओके, कोई भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी, यस। और इतना ही है। बताओ भाई, बाकी लोग ऐसे कैसे नहीं पता होगा, एक्सियोमेटिक डेफिनेशन सबको पता है। हाँ, Probability of union is equal to probability of this respective addition if they are mutually exclusive. okay, so probability of union of ai's I from 1 to infinity is equal to summation of probability of ai's I from 1 to infinity when this collection ai I from 1 to n या 1 to infinity are disjoint, pairwise disjoint. Okay, yes, so the condition is, तो हालांकि ये बुक में आपको ये तीसरा मिलेगा, इसलिए मैं तीसरा लिख दिया। तो and the थर्ड कंडीशन इज प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। तो एक्सियोमेटिक डेफिनेशन प्रोबेबिलिटी का ये 3 कंडीशन है जो डेफिनेशन के तौर पे यूज होगा। तो डेफिनेशन का कोई प्रूफ नहीं होता, ये डेफिनेशन है, जस्ट इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी होती क्या है, तो मतलब यहाँ से लिखता हूँ। सो एक्चुअली जो प्रोबेबिलिटी है का फंक्शन है, सो प्रोबेबिलिटी इज अ फंक्शन, ठीक है। सो P कहाँ से कहाँ तक, डोमेन क्या है इसका, बोलो बोलो, सच दैट ये 3 कंडीशन ट्राई करता है। प्रोबेबिलिटी एक फंक्शन है जिसका डोमेन क्या है, सैंपल। कौन सा सैंपल, Sample space 0 1. नहीं, सैंपल स्पेस तो नहीं होता भाई, सैंपल स्पेस डोमेन नहीं होता। क्या होता है,
तुम कोई बुक चेक करो, किसी बुक में ऐसा लिखा हुआ है कि सैंपल स्पेस प्रोबेबिलिटी का डोमेन है? नहीं लिखा होगा। हाँ कोई और बता रहे हैं? बोलो बोलो। प्रोबेबिलिटी फंक्शन हो, नहीं समझ आया। ओमेगा नहीं, ओमेगा नहीं होता। तुम कोई भी बुक चेक करके बताओ मुझे ओमेगा जहाँ डोमेन लिखा हो प्रोबेबिलिटी का, कहीं लिखा हो ही नहीं सकता। अगर तुम fx लिखते हो ना, जैसे fx, तो x जिस सेट से आता है उसको डोमेन बोलते हैं। तो तुम जब प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो तो किसकी प्रोबेबिलिटी निकालते हो? क्या सैंपल स्पेस के एलिमेंट की प्रोबेबिलिटी निकालते हो या सैंपल स्पेस के सबसेट की प्रोबेबिलिटी निकालते हो? किसकी प्रोबेबिलिटी मुझे बताओ। अगर ओमेगा तुम कह रहे हो, इसका मतलब तुम ये कह रहे हो कि सैंपल स्पेस के एलिमेंट की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। तो क्वेश्चन है किसी की प्रोबेबिलिटी हम सैंपल स्पेस के एलिमेंट्स का फाइंड करते हैं या सैंपल स्पेस के सबसेट का फाइंड करते हैं प्रोबेबिलिटी? बताओ। सबसेट का, ये तो गलत हो गया ना फिर तो। दिस इज नॉट करेक्ट आंसर। तो बताओ आप, अगर सैंपल स्पेस के सारे सबसेट को मैंने एक सेट बना दिया तो उसको क्या बोलोगे आप? नहीं, मैं बोल रहा हूं सैंपल स्पेस के जितने भी सबसेट्स हैं उसको एक साथ लिख दिया और उसका एक सेट बना दिया, तो उस सेट को क्या बोलेंगे हम? आपने कहा कि पावर सेट। यस, सो इवेंट जो आप कह रहे थे वो पावर सेट का एलिमेंट्स इवेंट है। तो इसका डोमेन जो होगा पावर सेट ऑफ ओमेगा होगा। सो डोमेन इज पावर सेट ऑफ ओमेगा, या बोले तो कलेक्शन ऑफ सबसेट्स ऑफ ओमेगा, वो डोमेन है। सो जो डोमेन है इसका पावर सेट ऑफ ओमेगा। कोई भी बुक चेक कर लो, ओमेगा कहीं नहीं लिखा होगा, है ना। और एब्स्ट्रैक्ट में जाओगे तो इनफैक्ट यहाँ सिग्मा फील्ड लिखा होगा। कोई अगर अच्छी से बुक देख ली तो वहां सिग्मा फील्ड लिखा होगा कि डोमेन इज अ सिग्मा फील्ड। लेकिन हालांकि सिग्मा फील्ड यूज करना नहीं चाहता मैं, तो जो प्रोबेबिलिटी कोर्स हम लोग पढ़ते हैं वहां पे जैसा मेजर थ्योरी नहीं आता, अगर मेजर थ्योरी इंक्लूड होगा तो सिग्मा फील्ड आएगा। बीजा मेजर थ्योरेटिक प्रोबेबिलिटी में सिग्मा फील्ड वर्ड लिखा रहता है। जो बुक मेजर थ्योरी कॉन्सेप्ट यूज नहीं कर रहा प्रोबेबिलिटी में, तो वो वहां लिखेगा कि प्रोबेबिलिटी इज अ सेट फंक्शन जिसका डोमेन है पावर सेट ऑफ सैंपल स्पेस। सो एक फंक्शन है प्रोबेबिलिटी जिसका डोमेन है पावर सेट ऑफ सैंपल स्पेस, और इसके अंदर क्या है? सबसेट्स ओमेगा का। उसी सबसेट्स का हम लोग प्रोबेबिलिटी निकालते हैं और उसी सबसेट्स को हम लोग इवेंट बोलते हैं, है ना। तो प्रोबेबिलिटी हम इवेंट की फाइंड करते हैं। एनीवे, सो ये हो गया एक्सोमेट्रिक डेफिनेशन, फाइन। अब जैसे कुछ सिंपल रिजल्ट मैं यूज करूं, जैसे A यूनियन A कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ओमेगा, सिंपल। अब दोनों डिसजॉइंट है तो प्रोबेबिलिटी का जो दूसरा कंडीशन आपने बताए हैं उसको यूज कर लेंगे, है ना। बोला कि अगर पेयर वाइज डिसजॉइंट हो तो यूनियन को तुम समेशन में लिख सकते हो। तो दो तरफ P लगा दिया, ठीक है ना। सो यहाँ पे लगा दिया P ऑफ ओमेगा। सो यहाँ आ गया PA प्लस PA कॉम्प्लीमेंट बाय डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, बाय डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी दिस इज 1। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ A कॉम्प्लीमेंट यहाँ से आएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A, ठीक है। सो हो गया 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A। ये बस फॉर्मूला प्रूफ कर रहा था मैं, ओके। सो बाकी तुम जानते हो एक्सोमेट्रिक डेफिनेशन से स्टार्ट किया उसने, और आगे बोल रहा है कि मैं यहाँ से स्टार्ट किया हूँ एक्सोमेट्रिक डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। सो मैं जो भी स्टार्ट कर रहा हूँ मैंने अब यहाँ से स्टार्ट किया है। एंड प्रॉपर्टीज, सो इसमें प्रॉपर्टीज मतलब इससे रिलेटेड फॉर्मूला की बात कर रहा है कि एक्सोमेट्रिक डेफिनेशन से क्या क्या प्रॉपर्टीज निकल के आएंगे। एक ये प्रॉपर्टी हो गया, जैसे तुम ये लिख सकते हो आगे, बस ऐसे है, एक फॉर्मूला है हालांकि ये तो। और सिमिलरली तुम प्रूव कर सकते हो ये सब जो तुम ऑलरेडी जानते हो, A यूनियन B बराबर PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B। ये सब प्रूव किया जा सकता है एक्सोमेट्रिक डेफिनेशन को यूज करके, ओके। और सिमिलरली बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ A माइनस B, प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस A, ये सब कुछ छोटे फॉर्मूले हैं। क्या होगा? probability of A minus probability of A intersection जी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। सिमिलर वे में प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, ठीक है, इस तरीके से है। और
इसमें कुछ प्रॉपर्टीज हैं। इंक्लूजन एक्सक्लूजन में ये है कि लाइक probability of union of AI's I from 1 to n. So you take probability of I from 1 to n at a time minus, ठीक है ना। सो इसको मुझे लगता है इधर लिखना चाहिए। सो माइनस समेशन प्रोबेबिलिटी ऑफ AI इंटरसेक्शन AJ। सो यहाँ होगा I जो है डिफरेंट दैन J एंड 1 to n, ठीक है ना। ये डिफरेंट नहीं लिखना चाहिए मुझे, एक मिनट, डिफरेंट से डबल हो जाएगा ना, सारे आ जाएंगे। मान लो 1 2 2 1 दो बार आ जाएगा, तो मुझे लिखना है I लेस दैन J फ्रॉम 1 to n। यस, जैसे A1 इंटरसेक्शन A2, A1 इंटरसेक्शन A3, A1 इंटरसेक्शन A4 लाइक दिस। सो I J दोनों होगा बट I विल बी लेस देन J। I J विल टेक वैल्यू 1 to n बट I विल बी लेस देन J। मतलब इसी फॉर्मूले को एक्सटेंड कर रहा हूँ, आपको पता ही होगा मैं जो लिखना चाह रहा हूँ। जैसे होगा A यूनियन B यूनियन C, 3 है, तो सम ऑफ probabilities taken one at a time minus sum of probabilities taken two at a time, then sorry माइनस करके, हाँ, then फिर आगे प्लस 3 at a time हो जाएगा, प्लस ऐसे चलता रहेगा। तो लास्ट में एंड जो होता है वो डिपेंड करता है बीच में साइन क्या है, हालांकि 2 था तो माइनस है, तो यहाँ n+1 प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन AI I फ्रॉम 1 to n, इस तरीके से कुछ देखो। मतलब एक्सटेंड कर सकते हो, मैं पता है फॉर्मूला 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए, तो बस ये इस फॉर्मूले का नाम है प्रोबेबिलिटी, ये इंक्लूजन एक्सक्लूजन फॉर्मूला या यूनियन फॉर्मूला समझ लो, या एडिशन फॉर्मूला, इस तरह से। अच्छा, तो तुमने ये तो देख ही लिया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B, ये डेफिनेशन ही कहता है यहाँ पे। दूसरा पॉइंट जो है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B हो जाएगा PA प्लस PB व्हेन A and B are disjoint, ठीक है ना। कुछ ये रिजल्ट्स हैं, ओके। आगे आगे आते हैं थोड़े, क्या बोल रहा है प्रॉपर्टीज में, यही सब मिल ली है, बाकी देखेंगे और आएगा तो। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। सो व्हाट इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी? क्योंकि क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करना है इस पे, ये बेसिक्स हैं जो आप क्लास 11 12 में पढ़ते हो, अभी ग्रेजुएशन में पढ़ा होगा, एग्जाम के दौरान भी पढ़ा होगा आपने, बट लेकिन प्रॉब्लम प्रैक्टिस करना पड़ेगा, किसी बुक से प्रैक्टिस करो एंड देन यू आस्क। अभी असाइनमेंट्स मिलेंगे, असाइनमेंट प्रोसेस में है, तो अभी असाइनमेंट आपको भी हर टॉपिक वाइज असाइनमेंट्स मिलेगा, तो भी देखते हैं। मतलब बस क्वेश्चन कलेक्ट करके एक जगह 40 50 60 100 क्वेश्चन हो एक टॉपिक के, ताकि बच्चों को एक बार रिवीजन हो जाए क्वेश्चन के थ्रू। आते कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, मल्टीप्लिकेशन रूल, ये दोनों एक जैसा ही है, तो एक ही से आ जाता है। तो सिंपल कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एंड मल्टीप्लिकेशन रूल। सो बताइए व्हाट इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी? तो इजी है, तो आपको क्या ही बताना है क्योंकि सब जानते हैं। A गिवन B, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ B, ठीक है। तो इस तरीके से, और एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ, अगर मैं B गिवन A लिखता हूँ, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन A अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ A, इस तरीके से। सो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा? सो ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन B, और यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे वही चीज आएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन A, ठीक है ना। सो ये जो फर्स्ट लाइन लिखी हुई है ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, और ये जो सेकेंड पॉइंट लिखी हुई है ये मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी है। हालांकि दोनों एक ही फॉर्मूला है, बस क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ है, ठीक। तो इसमें बहुत ज्यादा मुझे लगता है क्वेश्चन कराने की जरूरत है नहीं ऐसे, क्योंकि आप लोग फ्रीक्वेंटली बहुत सारे क्वेश्चंस किए होंगे या कर सकते हैं। अभी एक बार सीयूटी का पेपर देख लेना कि इस पे बेस्ड जो बेसिक प्रोबेबिलिटी है बेस्ड कौन से क्वेश्चन आए, पर चेक करो। शुरू में ही होगा एक्चुअली जहाँ प्रोबेबिलिटी स्टार्ट हो रहा, क्योंकि वो क्वेश्चन उन्होंने ऑर्डर में दिए हैं ना, बस सिलेबस के हिसाब से क्वेश्चन है ना, सफल नहीं है। तो अभी देखना कोई क्वेश्चन ऐसा है क्या, तो हम लोग डिस्कस कर लेंगे। मैं भी देख लेता हूँ, पहले टॉपिक्स कर लेते हैं। तो ये हो गया कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, और ये हो गया आपका मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट है थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी एंड बेस थ्योरम।
एंड इंडिपेंडेंस ऑफ इवेंट। पहले इंडिपेंडेंस ऑफ इवेंट ही डिस्कस करते हैं। सो अगर इंडिपेंडेंस को डिस्कस करूं मैं, सो यहीं पे मैं लिख देता हूं, अगर मैं कि डेफिनेशन में लिखता हूं इंडिपेंडेंस। एक काम करो, ठीक है, इसी में हो गया। अब मैं क्या कह रहा हूं, मैं डिस्कस करना चाह रहा हूं इंडिपेंडेंस ऑफ इवेंट। सो यहां लिखता हूं इंडिपेंडेंस। ओके, सो टू इवेंट A and B, two events A and B are said to be independent if and only if। बताइए आप लोग क्या जानते हैं इंडिपेंडेंस का मीनिंग? Probability of A intersection B is equal to P of A, P of B. ओके, पी ए इंटू पी बी। और इसी को अगर आप यूज कर लें यहाँ पे, पी ए इंटरसेक्शन बी को तुम लिख दो पी ए इंटू पी बी, तो ये कैंसिल हो जाएगा, पी बी तो आ जाएगा पी ए गिवन बी बराबर दिस। तो तुम ये भी लिख सकते हो इफ एंड ओनली इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, इफ एंड ओनली इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो इन तीनों में से कोई भी एक एज अ डेफिनेशन यूज हो सकता है, तीनों इक्विवेलेंट है, मतलब एक को यूज करके बाकी को तुम प्रूव कर सकते हो, बाकी दो को। जैसे पहला यूज करोगे यहाँ पे रख दो बी इंटरसेक्शन है को पी बी इंटू पी ए, तो ये पी ए कैंसिल तो बचेगा पी बी गिवन ए बराबर पी बी। समझ पा रहे हो? तो तीनों इक्विवेलेंट है, तो ए बी इंडिपेंडेंट है, या तो ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए। एक अगर होगा तो बाकी दो ऑब्वियसली होगा, क्योंकि इक्विवेलेंट ही है तीनों। ओके, एक रिजल्ट लिख देता हूं, क्योंकि अगर इस पे अगर आ गया क्वेश्चन तो। सो लाइक इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट देन पहला है कि ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट आर ऑल्सो इंडिपेंडेंट। दूसरा है A complement and B are independent, and तीसरा है A and B complement are independent। ठीक है, तो एक रिजल्ट है जो यूज होगा, बाकी आप जानते हो इंटरसेक्शन पे हम कर लेंगे। तो यहाँ पे इन्होंने जस्ट बोला इंडिपेंडेंस की बात किया है। सो इसमें किसी को डाउट है देख लो, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, मल्टीप्लिकेशन रूल, इंडिपेंडेंस। ओके है, ये तो आता ही ना आप लोगों को, क्योंकि ये तो बेसिक्स है। क्वेश्चंस आप फ्री हो पूछने के लिए इस पे बेस्ड, चाहे वो सीयूटी में आए हो या बाहर आए हो, आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो। हाँ ना, बोलो भाई, ओके है? Yes sir. चलो आगे। Yes sir. तो नेक्स्ट हो गया। सो इंडिपेंडेंस हमने डिस्कस कर लिया, इवेंट इंडिपेंडेंट कब होगा। अब आते हैं थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी पे, और फिर बेस थ्योरम, दोनों रिलेटेड ही है। बेस थ्योरम और टोटल प्रोबेबिलिटी रिलेटेड ही है। सो थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी एंड बेस थ्योरम, ठीक है। सो थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी एंड बेस थ्योरम। इसको चार्ज पे लगा देते हैं, एक मिनट, ठीक है। ओके, तो कहाँ पे थे हम लोग? हाँ, चलो तुम इसको डिफाइन करो।
क्योंकि तो ये सब बहुत बेसिक चीज़ है जो क्लास 11 में पढ़े हो आप। अगर आप में से कोई बच्चा 11 पढ़ाता होगा प्रोबेबिलिटी तो तुम्हें ऐसे ही क्लियर होगा, लेकिन कई बार लोगों को क्लियर नहीं होता। मेरा पॉइंट क्या होता है पढ़ाने का एक्सपीरियंस ये है कि आपको क्वेश्चन करना आता है, सबको क्वेश्चन करना आता है, चीज़ें पता है क्या होती है, एग्जैक्ट बता नहीं पाते। जैसे मैं अगर पूछूँ आपसे, कोई बताओ मुझे, एक्सप्लेन करो कि व्हाट इज टोटल प्रोबेबिलिटी एंड कैसे ये आया, क्या मतलब इसका सिग्निफिकेंस, आई मीन क्यों डिफाइन करना पड़ा इस तरह से। तुम अपने तरह से कोशिश करो कि हाउ डू यू डिफाइन टोटल प्रोबेबिलिटी, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, कोई भी ट्राई करो, कैसे डिफाइन करोगे। फिर से ये करने लगा। हाँ कैमरा। सर अगर कोई काम करने के या कोई इवेंट ऑकर होने के डिफरेंट वेज है, तो वो क्या प्रोबेबिलिटी कि वो इवेंट ऑकर हो जाए, तो वो रहेगी कि वो हर इवेंट मतलब वे की प्रोबेबिलिटी इनटू वो इवेंट हो जाए गिवन, मतलब वो मल्टीप्लिकेशन रूल ही यूज करेंगे हम उसमें बेसिकली। यस डिफरेंट वेज की प्रोबेबिलिटी इनटू उस वे से वो हो जाए उसकी प्रोबेबिलिटी, और फिर उसमें उसका समेशन। यस, तो एक्चुअली होता क्या है, जो हम मल्टीप्लिकेशन रूल देख रहे थे या जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है उसका एक्सटेंशन है बेस थ्योरम, और जो मल्टीप्लिकेशन रूल है उसका एक्सटेंशन है टोटल प्रोबेबिलिटी एक्चुअली, आप देखोगे तो। सो होता क्या है, सैंपल स्पेस के यहाँ पे पार्टीशंस होते हैं, सैंपल स्पेस के पास पार्टीशंस है और उस पार्टीशन के बेस पे कोई नया इवेंट है जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी। मैं आपको फिगर में समझाता हूँ, ज्यादा अच्छा समझ आएगा। देखो जैसे मान लो ये सैंपल स्पेस है आपका, सो ये है आपका सैंपल स्पेस, दिस इज E1 E2 E3 और En। तो देखो आप सिंपली देख पा रहे होगे कि जो मैंने n इवेंट्स लिए हैं वो म्यूचुअली मतलब पेयर वाइज डिसजॉइंट है, म्यूचुअली तो है ही, पेयर वाइज डिसजॉइंट है, और इनका यूनियन लेंगे तो ये सैंपल स्पेस देगा, क्योंकि ये सैंपल स्पेस जो बॉक्स है वो सैंपल स्पेस है। अब इसमें कोई नया इवेंट एक आता है, मान लो कोई नया इवेंट है, लेट्स से ये जैसे मान लो नया इवेंट है तुम्हारे पास, ये A है, ये जो ब्लैक कलर से लिया मैंने कैपिटल A है। अब आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इफ, ये कलर विजिबल है सबको ना, इफ अच्छा व्हाइट ही है, इसे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, व्हाइट से अच्छा कोई नहीं, ठीक है। हाँ सो यहाँ पे क्या है कि इफ E1 E2 En form partition of sample space ओमेगा, ठीक है। सो इफ E1 E2 En फॉर्म करता है पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस, पार्टीशन का मतलब ये हो गया दैट इज EI इंटरसेक्शन EJ इज 5 and union of all EI's I from 1 to N is sample space, ये मतलब है, ठीक है। सो यहाँ I और J डिफरेंट है, उसकी बात कर रहा हूँ। तो ये हो गया पार्टीशन। अब आपको इस पार्टीशन है सैंपल पता है आपको, और ईच EI की प्रोबेबिलिटी भी पता है आपको। देखो आपके पास एक पार्टीशन है और ईच पार्टीशन की प्रोबेबिलिटी भी पता है आपको, तो आपसे पूछता है ये कि क्या प्रोबेबिलिटी है इवेंट A का, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A। तो जो आप कह रहे थे यही बात आप कह रहे थे ना, बट आपको ये है ना पार्टीशन वाला वर्ड यूज नहीं किया आपने, कोई बात नहीं। सो हमारे पास एक पार्टीशन है और ईच पार्टीशन की प्रोबेबिलिटी मुझे इंडिविजुअली पता है, अब मुझे A की प्रोबेबिलिटी निकालनी है उसको यूज करके। सो होता क्या है, सिंपली A कैन बी रिटन एज A इंटरसेक्शन E1 A इंटरसेक्शन E2 एंड सो ऑन, सबका यूनियन A इंटरसेक्शन E1 प्लस A इंटरसेक्शन E2 प्लस A इंटरसेक्शन E3 एंड सो ऑन। चूंकि सब डिसजॉइंट है तो यूनियन को मैं समेशन में लिख सकता हूं बाय डेफिनेशन ऑफ एक्सोमेटिक डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो फाइनली ये कुछ ऐसा हो जाता है, समेशन प्रोबेबिलिटी ऑफ EI इंटरसेक्शन A हो जाता है, I फ्रॉम 1 to N। चेक कर दो, E1 इंटरसेक्शन A प्लस E2 इंटरसेक्शन A प्लस E3 इंटरसेक्शन A सो ऑन, सबका यूनियन है A, तो यूनियन को मैं समेशन में लिख सकता हूं अगर वो डिसजॉइंट है तो
तो डिसजॉइंट है। अब यहाँ आप यूज कर रहे हो मल्टीप्लिकेशन रूल, जो कि आपने कहा, ठीक है ना, कि यहाँ यूज कर लेते हैं मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी, तो मल्टीप्लिकेशन रूल यूज कर लेते हैं। सो ये हो गया समेशन आई फ्रॉम 1 to n, सो ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ EI इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन EI, ठीक है। तो ये इसी फॉर्मूले का नाम है थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। ए की टोटल प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं हम, कब? जब मुझे EIs की प्रोबेबिलिटी पता है और A गिवन EIs की प्रोबेबिलिटी, मतलब एक तो पार्टीशन की प्रोबेबिलिटी पता है मुझे, और उस पार्टीशन में A होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, उस मतलब इसका मतलब क्या है कि अकरेंस ऑफ A व्हेन EI अकर्स। सो जब EI अकर हो रहा है तो उस केस में उस पार्टीशन के अंदर A की होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो मुझे पता है, तो मुझे A की टोटल प्रोबेबिलिटी निकालनी है एक्चुअली। तो ये फॉर्मूला हो गया, ओके, क्लियर है ये? हाँ या ना बोलो भाई। यस सर। चलो अब आता है बेस थ्योरम। सो बेस थ्योरम का बैकग्राउंड यही है, सेम कॉन्टेक्स्ट में डिफाइन होता है, बट यहां पे आपसे पूछा जाता है अब कि क्या प्रोबेबिलिटी है, कोई इवेंट है मान लो EJ, जे कोई भी नंबर हो सकता है 1 से लेके n तक, पार्टीशन। अब वो क्या पूछता है आपसे, किसी पर्टिकुलर पार्टीशन की प्रोबेबिलिटी पूछता है, जब आपको गिवन है A की प्रोबेबिलिटी, जो A आप देख रहे थे ना अभी, तो उस A की प्रोबेबिलिटी आपको नहीं सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, हाँ यस, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ EJ, जे कोई पर्टिकुलर नंबर है, गिवन A हैज अकर्ड, और आपको बोल रखा है कि A अकर हो रहा है, यह कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है एक्चुअली, बेस थ्योरम गिव्स कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कब? किसी एक पार्टीशन की प्रोबेबिलिटी पूछेगा गिवन A हैज अकर्ड, सो यही पूछता है ना आपसे कि यहाँ पे EJ की प्रोबेबिलिटी क्या है जब A अकर हुआ है, ये पूछता है आपसे। तो यहाँ से क्या होगा, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला यूज करोगे, EJ इंटरसेक्शन A अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ A, सो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ EJ इनटू A गिवन EJ, ठीक है, और ये अपॉन ऑफ प्रोबेबिलिटी A, और ये अपॉन जो, अच्छा न्यूमरेटर में क्या यूज किया हूं मैं, मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी, अगेन जो न्यूमरेटर में यूज हुआ है मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी, जो पिछले स्लाइड में है, ये मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी, यू कैन राइट लाइक दिस और यू कैन राइट लाइक दिस, सो इसको यूज किया गया है। तो फाइनली प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ वन ऑफ द इवेंट EJ गिवन A हैज अकर्ड, सो ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ EJ गिवन सॉरी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन EJ अपॉन A की प्रोबेबिलिटी, यही वाला ऊपर वाला जो था, समेशन I फ्रॉम प्रोबेबिलिटी ऑफ EI इनटू A गिवन EI, ये हो गया। अब J कोई हो सकता है ना, J कैन टेक वैल्यू where J can take any value from 1 2 3 up to n, J की जगह कोई भी नंबर हो सकता है 1 से n तक, कोई एक नंबर। so, क्या ये थ्योरी क्लियर है, हाँ या ना? Yes, sir. चलो सो अब थोड़े आते हैं सो हमने एक बार थ्योरी ये वाली जो प्रोबेबिलिटी की थ्योरी थी, यहाँ भी देखो दो टॉपिक है, एक है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, एक है प्रोबेबिलिटी। तो जो प्रोबेबिलिटी वाली चीजें हैं उसकी हमने एक बार थ्योरीज डिस्कस कर ली। अब मैं देखता हूँ इसमें कोई डाउट है तो बताओ, हमने अभी डिस्कस किया यहाँ से लेके यहाँ तक थ्योरीज डिस्कस किया जस्ट, और अभी क्वेश्चंस करते हैं जो आए हैं पिछले साल। अभी मैं पेपर खोलता हूँ, सो अच्छा क्वेश्चन भेजे हैं किसी ने, देख लो एक बार। जो भी इस टॉपिक पे क्वेश्चंस आए बेसिक प्रोबेबिलिटी आप भेजिए, जैसे इन्होंने भेजा है, अच्छा ये तो टेस्टिंग का भेजा है, और हाँ वो भेज दिया, ठीक है वो हमने कर लिया, सी हो गया था उसका। 98 का आपने भेज दिया था, 98 था ना ये, हाँ हो गया। नेक्स्ट क्या है, ये डाउट है क्या आपका हिमांशु? यस सर। ओके क्या बोल रहा है ये कि दिस फाइंड अ लाइक्लीहुड रेशियो क्रिटिकल रीजन। चलो अच्छा क्वेश्चन पूछा तुमने ऐसे, ये अच्छा क्वेश्चन है। सो अभी तुम याद दिलाना, अभी टाइम है हमारे पास, पहले कुछ क्वेश्चन इस टॉपिक पे कर लेते हैं जो मैंने थ्योरी डिस्कस किया, फिर ही तुम्हारा क्वेश्चन करते हैं। अब तुम CUET के पेपर में आप देखो कि इस टॉपिक पे कौन कौन से क्वेश्चन आए, वो एक बार डिस्कस करते हैं। जो अभी डिस्कस किया उस पे एक बार तुम ढूंढो, मैं भी देखता हूँ खोल के।
हमें भी बाद में ही होगा, तो जो मैथ वाला पोर्शन यहाँ खत्म हो रहा होगा। देखो इसको मेरे बताना, ठीक है ना। 24-25 है सर। 24-25 ओके। सो 24 and 25 नहीं, 24 तो मुझे कुछ और दिख रहा है, मैथ्स का क्वेश्चन दिख रहा है मुझे तो। सर मतलब 48 और 49 है। अच्छा पेज बता रहे थे। ओके गॉट इट। क्वेश्चन नंबर 48 49 45 नंबर क्वेश्चन है, और एक तो क्वेश्चन नंबर 45 है। हैं सर एक भेजा भी है सर एक क्वेश्चन। भेजा आपने, चेक करता हूँ, मैं ड्राइव कर रखा था। ओके ये पता नहीं इसमें क्या प्रॉब्लम था, तो चलो देखते हैं। ये 49 नंबर क्वेश्चन जो भेजा आपने। सो 49 कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए तो x है, प्रोबेबिलिटी ऑफ b जो है वो y है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ b गिवन a क्या होगा? सो प्रोबेबिलिटी ऑफ b इंटरसेक्शन a अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ a, और प्रोबेबिलिटी ऑफ a कितना है? x। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ b इंटरसेक्शन a अपॉन x, ठीक है। अब देख लो, आप सिंपली इंटरवल डिसाइड करो, जिसके डिनोमिनेटर में x है, सबके डिनोमिनेटर में x है, तो इससे डिसाइड एलिमिनेट तो होगा नहीं। अब आपको देखना है कि इसको किस में आप वो कर सकते हो। तो सिंपली आप b इंटरसेक्शन a के बारे में क्या बोल सकते हो? प्रोबेबिलिटी b इंटरसेक्शन a में और प्रोबेबिलिटी ऑफ b में क्या रिलेशन है, आप बताइए मुझे। अरे भैया इन दोनों में क्या रिलेशन है? ठीक है, लेस देन इक्वल टू। और तो यहां से चलो ये तो एक हो जाएगा, इंटरसेक्शन है ना ये, इसीलिए। और ये मोर देन इक्वल टू क्या होगा? सो आप जानते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बराबर पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, यही ना। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो होगा, या मैं आपको ऐसा पूछूं कि ए यूनियन बी में की प्रोबेबिलिटी लेस देन इक्वल टू 1 होती है, यस और नो? ठीक है ना। सो यहां से पी ए प्लस, देखो हमारे क्वेश्चन में पी ए और पी बी का ही काम है, और मुझे इंटरसेक्शन डिसाइड करना है, तो मुझे ए यूनियन बी को एलिमिनेट करना था। तो मैं एक इनइक्वालिटी ढूंढ रहा था जिससे मैं ए यूनियन बी को एलिमिनेट कर सकूं, जरूरत नहीं है मुझे उसकी, इसीलिए तो इसको एलिमिनेट करना था। तो यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगी? मोर देन इक्वल टू, उधर जाएगी तो पी ए प्लस पी बी माइनस 1, चेक करो। सो यहां से पी ए इंटरसेक्शन बी मोर देन इक्वल टू एक्स प्लस वाई माइनस 1, चेक। सो दिस क्वांटिटी इज पी ए प्लस पी बी माइनस 1, फाइन। सो फाइनली आपका आंसर हो गया, इसको x से डिवाइड कर दो, तो यू डिवाइड बाई एक्स, यू डिवाइड बाई एक्स, यू डिवाइड बाई एक्स। सो फाइनली आपका ये जो क्वांटिटी था, प्रोबेबिलिटी ऑफ b गिवन a मोर देन इक्वल टू x प्लस वाई माइनस 1 अपॉन एक्स लेस देन इक्वल टू y अपॉन एक्स, चेक। को ऑप्शन के हिसाब से डिसाइड करना, ऐसा कुछ ऑप्शन है भी? अच्छा ऐसा तो कुछ ऑप्शन बनाया नहीं इसने। ओ तो मुझे क्या करना पड़ेगा अब, बताओ तुम लोग। But can I write this is less than equal to 1 upon x? Yes or no? PB is less than equal to 1? हाँ या ना? अरे भैया तुम लोग क्यों इतना, हाँ या ना मैं पूछ रहा हूँ। सो क्वेश्चन इसका आंसर की भेजा था ना किसी ने ग्रुप में, पर देखो आंसर क्या है इसका, 24024 का ना।
बी ऑप्शन बता रखा है ना। सो अच्छा मैंने ये तो क्रिएट, ये भी तो ये ऐसे कैसे ऑप्शन बना रखा है इन लोगों ने, ये तो होगा ही, ऑब्वियसली है ये होगा, लेकिन मुझे और शार्प बाउंड ढूंढना है क्या। ये बी ऑप्शन दे रखा है तो बी भी हो जाएगा ऐसे, तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ये भी ट्रू है तो बराबर है। यहाँ पे देखो अगर मैं पूछूं तुमसे, इन्होंने क्या कर रखा है, यहां से मतलब ये हालांकि ट्रू तो मुझे लगता है कि तो बी भी हो गया, डी भी, ऑब्वियसली ये अगर मान लो y अपॉन x है, दिस इज लेस देन इक्वल टू x प्लस वाई अपॉन एक्स, ये भी ओके है। और इनफैक्ट मैं अगर आगे लिखूं, सो कैसे लोग क्वेश्चन बनाते हैं,